हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 20 मार्च को हिंदी का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और आपका विषय जो है ना क्लास 9 का विषय, आपका विषय कोड 101 रहने वाला है, आपका हिंदी का विषय है। ठीक है, फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 80 नहीं 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका सोशल साइंस का 80 का एग्जाम होने वाला है। तो फिर बच्चे, यहाँ पे परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग को निर्देश को पढ़ लेना है। ठीक है, आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बता दिया हूँ, यानी आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। इस वीडियो में जो है मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव के आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, आपका जो है मेरे बच्चे सेक्शन बी में यानी खंड ब में जो है ना आपका निम्नलिखित में से पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपको जो है ना मेरे बच्चे, यहाँ पे जो है ना किसी एक को पढ़ के जवाब देना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है मेरे बच्चे, चलिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। यानी आपको इसमें से भी जो है ना मेरे बच्चे, आपको एक ही गद्यांश का जवाब देना है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। यानी आपको जो है छठ पर्व के ऊपर या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखना है या फिर नारी शिक्षा, यानी किसी एक में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, क्या आपका, तो निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें या फिर ध्वनि प्रदूषण के विषय पर छात्र और शिक्षक के बीच के संवाद को लिखें। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे आपको जो है ना किसी 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना। आप सारे बच्चों को मैं सारा का सारा क्वेश्चन का जो ना आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखना है। चलिए, लोग फटाफट से यहाँ पे आंसर की देख लीजिए। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑल चैप्टर का नोट चाहिए प्लस गेस्ट क्वेश्चन चाहिए। तो मेरे बच्चे, आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए, आप लोग को ओनली फॉर 199 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आप लोग जो है ना इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम कर दीजिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका जो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है ना आपका दो अंक है परिचय, तो आप लोग को जो है ना जवाब देना है। ठीक है, तो हम जो कौ का बना है परिचय, तो कौ का पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। तो किसी क्या आपका, तो फिजी में किसका आयोजन किया गया, तो इसका आंसर देख लीजिए। फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा का देख लीजिए, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की एक खास विशेषता क्या रही। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की खास विशेषता ये रही कि यह प्रशांत क्षेत्र किसी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। तीसरा का देख लीजिए, भारत से बाहर किस देश की राजभाषा हिंदी है। तो आंसर देख लीजिए, भारत से बाहर फिजी एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो किन देशों में विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन पहले किया जा चुका है। तो इसका आंसर देख लीजिए, विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन पहले मॉरिशस, त्रिनिदाद और सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में किया जा चुका है। उसके बाद देख लीजिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है कि फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन। उसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के साथ 2 अंक निर्धारित है। तो इसमें से जो है ना मेरे बच्चे, मैं कौ का बनाया हूँ, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए। इसका आंसर देख लीजिए, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में किनका नाम अमर रहेगा। इसका आंसर देख लीजिए, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का नाम अमर रहेगा। उसके बाद दूसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। चलिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के निकट चीर गांव में हुआ था। तीसरा का देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त के बचपन का नाम मिथिलाधीप नंदन शरण था। उसके बाद चौथा का देखिए, भारत भारती किनकी कीर्ति है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति है। उसके बाद देख लीजिए 5वां नंबर, राष्ट्र कवि की
पदवी गुप्ता जी को किसने दी थी? तो इसका आंसर देखिए राष्ट्र कवि की पदवी गुप्ता जी को महात्मा गांधी ने दी थी। तीसरा का आंसर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग निबंध जो है ना बच्चे परोपकार पर लिखा गया था। परोपकार का अर्थ है दूसरों और भलाई के लिए कार्य करना। यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहायक और संवेदनशील बनने की प्रेरणा होता है। परोपकार केवल भौतिक सहायता देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसका मतलब परोपकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। व्यक्ति अपने समाज समुदाय का किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। यह एक मानवता का प्रतीक है जो इंसानियत को सर्वोपरि मापता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक जैसे महान संतों ने अपने जीवन में परोपकार को सर्वोत्तम धर्म माना। गांधी जी ने कहा था कि अपने धर्मों से समाज का भला करो और यही इच्छा धर्म है। ये सारा आपका जो ना बच्चे आंसर इसका ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपको जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम, विद्यालय का नाम, नाम का पता और तारीख दिनांक यहाँ पे दे दी है। उसके बाद देखिए विषय निर्धन छात्रों को कोष सहायता हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए मानववर सादर निवेदन है कि मैं आपका नाम यहाँ पे जो ना मैं आपका नाम दे देना है, ठीक है, कक्षा दे देना है यहाँ पे का छात्र आपके विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है और घर की वित्तीय स्थिति बहुत ही कमजोर है। मेरे माता पिता का आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है और ये मेरे शिक्षा के खर्चे को पूरा करने में असमर्थ है। उसके बाद देखिए मेरे लिए शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं और समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकूं। लेकिन वर्तमान में मुझे अपने विद्यालय खर्च जैसे किताबें, स्कूल शुल्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में कठिनाई हो रही है। उसके बाद देखिए कृपया मुझे विद्यालय के निर्धन छात्र सहायता कोष से सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूं। उसके बाद देखिए मैं आपके उत्तर पर बेसब्री से इंतजार करूंगा। कृपया मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे सहायता प्रदान करें और आपकी कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। सादर आपका नाम या फिर कक्षा का नाम और रोल नंबर विद्यालय का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इस कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम लिखें। लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी के कहानीकार परशुरामनाथ रेणु है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम लाल पान की बेगम, उसके बाद रघुकुल, सियाराम, उसके बाद कृपा। उसके बाद देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है मुंशी जी किस कहानी के पात्र हैं एवं उनकी पुत्री का नाम क्या था? तो मुंशी जी नामक का दारोगा कहानी के पात्र हैं, उनकी पुत्री का नाम कमल था। उसके बाद तीसरा का देख लीजिए बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और वहाँ पर लाखों विद्यार्थियों की शिक्षा होती थी। यह विश्व भर में प्रसिद्ध था और शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा का महत्वपूर्ण स्थान था। उसके बाद देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है? तो गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां घर के विभिन्न कार्यों के साथ साथ लोकगीत गीत गाती के गीत पारंपरिक रूप से विभिन्न अवसरों पर पाए जाते थे। यह विवाह, त्योहारों या अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर इन गीतों में स्त्री जीवन, सामाजिक परंपराएं और भक्ति भावनाएं प्रकट होती है। 5 का देख लीजिए भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया? तो भारत में पहली बार सिनेमा 7 जुलाई 1896 ईस्वी को मुंबई तत्कालीन बम्बई दादा भाई नौरोजी के घर पर प्रदर्शित किया गया था। ये सिनेमा लुमियर ब्रदर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये विश्व सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। देखिए तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथड़ा बनी हुई है। ये प्रसंग व्याख्या करें। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो से गिद्धों के लिए एक मांस का लोथड़ा बनी हुई है। सप्रसंग व्याख्या करें। यह वाक्य मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना से लिया गया था। इस वाक्य का संदर्भ उस समय भी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से है जब देश अंग्रेजी के अधीन था और स्वतंत्रता संग्राम अपनी ऊंचाई पर था। कविता में यह
पंक्ति एक व्यक्ति से जुड़ी है जो अपनी ज़मीन को लेकर खुश था। कवि ने ये वाक्य उस व्यक्ति की स्थिति के संदर्भ में कहा है जो अपनी संपत्ति या ज़मीन बहुत कीमती समझता है, लेकिन ये वह नहीं जानता कि उसके पास जो कुछ भी है वह उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से अनुरक्षित है। गिद्धों के मांस का लोथड़ा से यह तात्पर्य है कि ज़मीन अब किसी अन्य के लिए या शत्रु के लिए मांस का टुकड़ा बन चुकी है, जिसे हम लोग वह आसानी से हड़प सकते हैं। इसे पंक्ति उद्देश्य यह बताना है कि जिस समय से हम रहते हैं उसमें किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं होता है। अगर देश की स्वतंत्रता संकट है तो कि निजी संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं रहती। यह पंक्ति लोगों को सचेत करने की कोशिश करती है कि अपनी सुख समृद्धि के बारे में इतना आत्म संतुष्ट होना ठीक नहीं, क्योंकि देश की राजनीतिक स्थिति और बाहरी खतरों के कारण किसी भी चीज़ की सुरक्षा संकट में हो सकती है। ये सारा क्वेश्चन था मेरे बच्चे सब्जेक्टिव का, ठीक है। मैं आप सारे बच्चों को जो है मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग फटाफट देख लीजिए। और मेरे बच्चे मैं इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर बता दिया हूँ। और मेरे बच्चे मैं जो ना आप सारे बच्चों को 1000% जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन में बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये हूबहू नहीं पूछा जाएगा ना, आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बच्चे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब सारे बच्चे जो ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं, और आप लोग क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं मेरे बच्चे, और गेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर संपर्क कीजिए। आप लोग को ओनली फॉर 199 में नोट्स मिल जाएगा। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो देख ले, बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।